हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 3 में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स पर क्वेश्चन आया है और हमारा किस तरह से 3D प्रिंटिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे 2015 में नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही 2018 में 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन था। 2020 में ड्रोन्स के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन था। तो हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जब हम अपनी क्लास ये टॉपिक्स फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक ये है कि बिग डाटा क्या होता है। बिग डाटा आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है जो डेली प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? आप अपने मोबाइल से बहुत ज़्यादा वीडियोस शेयर करते हैं, या आप अपने मोबाइल से बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ सर्च करते हैं या फेसबुक चलाते हैं, या हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या सर्च करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा प्रोड्यूस होता है, और ये डाटा प्रोड्यूस हो रहा है किस फॉर्म में? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो फ्यूचर में हर डिवाइस को क्या करेगी? कनेक्ट कर देगी। जब इतनी डिवाइसेस को वो कनेक्ट कर देगी तो क्या होगा? अगेन डाटा प्रोड्यूस होगा। तो फ्यूचर में अगर हम किसी तरीके से इस डाटा को क्या कर पाएँ? गैदर करके उसे हम किसी तरह से स्टोर करें और उसकी एनालिसिस करें, और एनालिसिस करके हम ये बता पाएँ कि ये डाटा हमारे लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता है या किस तरह से ये हमारे काम का है। तो ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी हो जाती है जिसे हम कहते हैं बिग डाटा। हमारे कन्वेंशनल लैपटॉप्स या सिस्टम्स इस डाटा को अभी आज प्रोसेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हाई प्रोसेसिंग वाले सिस्टम्स चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, और ये देखा जा रहा है आज के टाइम में कि सिर्फ 10% डाटा ही है जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। इनफैक्ट मैक्सिमम डाटा जो प्रोड्यूस हो रहा है आज के टाइम में अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर हम देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ डिफाइन करी हैं कि डाटा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है। इनफैक्ट वो डिफरेंट वैरायटी का डाटा है। आप देख सकते हैं म्यूज़िक है, ठीक है ना। म्यूज़िक के साथ साथ लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनका कुछ भी कॉन्वर्सेशन हो सकता है, या उनकी कोई फोटोग्राफ शेयरिंग है। क्लाउड पर डाटा स्टोर्ड है, आप मैप सर्च करते हैं, वहाँ पर आपने डाटा जनरेट किया, मेल सेंड करे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा है जो आज प्रोड्यूस हो रहा है, और ये डाटा जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ है, बहुत ही फास्टर है। अगर मान लो एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में लोग अपने आज के टाइम में, हम कोरोना के टाइम में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं, लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। इस डाटा को अगर हॉस्पिटल यूज़ करे अपने पर्पस के लिए, और फ्यूचर में इस डाटा को यूज़ करके हम कहीं प्रिडिक्ट कर पाएँ कि कोई डिजीज़ आ रही है तो वो कैसे हो सकती है, या उसको हमें एनालाइज करने का एबिलिटी मिल जाए हमें कि नई डिजीज़ के लिए भी हमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से टेस्ट हैं जो यूज़ करने चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें एक वैल्यू देती है कि उस डाटा से हमें पता लग रहा है कि काम की चीज़ क्या है। तो कंपनीज आज के टाइम में क्या चाह रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डाटा की एनालिसिस करने का मिले मौका, और उस डाटा की एनालिसिस करके वो अपने लिए ये देख पाएँ कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स उन्हें बनाने हैं, किस तरीके की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, और इनफैक्ट वो चीज़ें प्रिडिक्ट भी कर पाएँ, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएँ। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमने यही देखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को देते हैं, और वो मशीन उस डाटा को लर्न करके हमें क्या बताता है? एक्सपीरियंस बताता है अपना, और हमें ये बताता है कि फ्यूचर में हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत ही वैल्यूएबल है। बिग डाटा पर अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आई होप कि फ्यूचर में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर हम देखें तो इसको हम साफ कर देते हैं एक बार। अगर हम देखें तो नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नासकॉम ने ये प्रिडिक्शन करी है कि बाय 2025 इंडिया की इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन जो बिग डाटा का है, वो इंडिया की जो एनालिटिक्स इंडस्ट्री है वो करीबन 16 बिलियन मार्क तक पहुंच जाएगी। मतलब हमारे लिए ये इस टेक्नोलॉजी में, इसकी एनालिसिस में अगर हम पीछे रह जाते हैं तो इंडिया का नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट डाटा लोकलाइजेशन एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस का। तो ये टॉपिक यही बताता है कि इंडिया जो है अपना डाटा को अपनी कंट्री में ही स्टोर करना चाहता है, नहीं तो अमेजॉन जैसी कंपनीज या बाहर की कुछ कंपनीज हैं, वो हमारी कंट्री का जो डाटा है, लोगों का जो डाटा है, वो
कंट्री से बाहर ले जा रही है। तो इंडिया ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि डाटा का लोकलाइजेशन होना चाहिए, डाटा हमारी कंट्री में ही प्रोसेसिंग हो और हमारी कंट्री में ही सेव हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है या फिर इसकी एप्लीकेशंस रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज को इस तरह से बनाएगी उस डाटा की एनालिसिस करके कि लोगों का फायदा हो। वो डाटा से ये देख सकती है कि क्या लोग सेविंग कर रहे हैं, किस तरह से क्या पैटर्न है, कौन सी लोकेशन पर किस तरह के लोग क्या चीज़ें खर्च कर रहे हैं और कितना पैसा वो सेव कर रहे हैं। उस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। या फिर टारगेट डिलीवरी, अगर हमने आधार देखा तो आधार के डाटा के बेसिस पर वेलफेयर स्कीम्स में किस तरीके की हमें स्कीम देनी चाहिए, लोगों को किस तरह की सर्विसेज देनी चाहिए, प्लस कौन से वो लोग हैं जिनको ये सर्विसेज मिले, ये हम पता कर सकते हैं। इनफैक्ट सेबी, आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे स्टॉक्स एंड हमारे इस तरीके की चीज़ों को रेगुलर मॉनिटर करता है, उसने भी अपना एक प्रोजेक्ट चलाया डाटा लेक। डाटा लेक प्रोजेक्ट में उसका पॉइंट यही था कि डाटा को एनालाइज कराया जाए और ये देखा जाए कि डाटा में कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं हो रही है, मार्केट में कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं कर रहा है, और उस चीज़ को पता लगाया जाए। ठीक है, उसका प्रिडिक्शन भी हो सके। नेक्स्ट देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट इनसाइट था, किसका था, आईटी डिपार्टमेंट का। आईटी डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट इनसाइट था और उसने डाटा को एनालाइज करके ये बताया कि कुछ इनकम टैक्स का चोरी तो नहीं हो रही है और उन लोगों को पकड़ा जाए जो इनकम टैक्स की रेगुलर चोरी कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे कम अमाउंट हो या ज़्यादा अमाउंट हो। तो ये भी अगेन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ना, आपको एग्जाम में ये 3-4 चीज़ें अगर आप मेंशन करते हो अपने मेंस के आंसर में, इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट बिग डाटा, क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी होता, तो वहाँ भी अगर आप इन चीज़ों को मेंशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पर। देन आपका एक पीएसबी बैंक्स के लिए बोला गया इकोनॉमिक सर्वे 2020 इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी एक नेटवर्क होना चाहिए, जैसे कि जीएसटी के लिए एक नेटवर्क है। जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ आईटी रिलेटेड जीएसटी सर्विसेज देती है और उसको मेंटेन करती है। ठीक है, ये नेटवर्क उसको मेंटेन करता है। पीएसबी बैंक्स में भी यही है कि लोग एक जगह बैंक से लोन लेते हैं, फिर अपना चीज़ें जो है कोलेट्रल को दोबारा रख के वो दूसरी जगह से बैंक से लोन ले लेते हैं। एक ही आदमी होता है, वो मल्टीपल जगह से लोन लेता है और फिर वो गायब हो जाता है। हमने ये भी केस देखे हैं कि लोग पैसा लेके किस तरह से कंट्री छोड़ रहे हैं। तो अगर इस तरीके का एक नेटवर्क बनेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर एक ये मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि किस तरह से डाटा की एनालिसिस से लोग किस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये बूस्ट करेगा सर्वेलेंस को, सर्वेलेंस एंड कॉम्बिनेशन सिस्टम को बूस्ट करता है, इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाटा अभी फ्यूचर में प्रोड्यूस होना है क्योंकि हमारी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होगी। तो इस तरह से बिग डाटा का फ्यूचर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में है। ओके, अब चैलेंजेस क्या हैं? देखो, हमारी कंट्री में डाटा साइंटिस्ट एनालिसिस्ट जितने हैं वो कंपैरेटिवली कम है। वी हैव लेस टैलेंट पूल। दो हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो टैलेंट, वो डाटा साइंटिस्ट लोगों में वो एबिलिटी होना वो बहुत कम है। आप देख सकते हैं सिर्फ 10% ऑफ डाटा साइंटिस्ट आर अवेलेबल ग्लोबली। इंडिया सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड में। तो हमें कहीं ना कहीं अपने लोगों को एक स्किल देनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को कोर्सेज देने चाहिए कि हम इस चीज़ पर अपना बिग डाटा टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर एक एटलीस्ट टैलेंट पूल बिल्ड करें। देन सिक्योरिटी, देखो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, है ना। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच ना होने दें, उसको मेंटेन करें। देन मिसयूज़ ना हो डाटा का, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। उसके लिए कोई लॉ होना चाहिए, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल या प्रॉपर एक्ट बनना चाहिए। तो ये प्राइवेसी वाला इशू मैंने बता ही दिया कि इंडिया में एक ट्विन प्रॉब्लम्स रहेगी डिजिटाइजेशन होने की वजह से। ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन है कि डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे कि पहला पॉइंट है डाटा प्राइवेसी का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा पॉइंट है नेट न्यूट्रलिटी का। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? अगर हम देखें जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सभी तरीके के कंटेंट को इंटरनेट पर अलाउ करें, रिगार्डलेस कि उनके क्या सोर्स हैं, और वो किसी भी तरीके की वेबसाइट को ना फेवर करें ना वो ब्लॉकिंग करें। एक्चुअली फ्री बेसिक्स नाम का एक इनिशिएटिव था जो फेसबुक का था,
उसमें यह था कि आपका इनफैक्ट इंटरनेट नहीं भी होगा, आपका डाटा नहीं भी चल रहा होगा, तो भी आप फेसबुक को यूज़ कर पाएंगे। तो एक्चुअली ये न्यूट्रलिटी नहीं रही, कहीं ना कहीं एक वेबसाइट क्या हो रही है, ज़्यादा प्रमोट हो रही है इन एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंटेंट या अदर वेबसाइट्स। तो दिस इज़ द केस जो इंडिया में था, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बोला कि नहीं ये सही नहीं है, और फिर इसको क्या करा गया, फिर फेसबुक ने इस इनिशिएटिव को बंद कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, इंडिया को इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है ना। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया टेक्निकल चैलेंज। जब इतना डाटा कलेक्ट होगा, उसको हम स्टोर करेंगे, तो हमारी कंट्री में इतना सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि हम उसे कैसे डाटा को मैनेज करते हैं। तो ये मोटे मोटे चैलेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं। इस तरह से अपने आंसर को आप लिख के आ सकते हैं। अब इसके बाद आप अगर 2 इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लिख दें, बूस्ट कर देगा आपके आंसर को। जैसे कि इंडिया ने, नीति आयोग ने डेवलप किया एक नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, ठीक है, या बिग डाटा मैनेजमेंट एक पॉलिसी निकाली थी जो ड्राफ्ट करी थी कैग ने ऑडिटिंग पर्पस के लिए। पब्लिक सेक्टर में इसको जनरेट किया गया था, लेकिन क्या है कि अभी भी कोई एक्ट इस तरीके का नहीं है जो बिग डाटा को कहीं ना कहीं कंट्रोल करे, उसकी पॉलिसीज़ को स्पेसिफिकली बनाए। तो इंडिया हो सकता है फ्यूचर में इस तरह का कोई एक्ट लेके आए, तो आपको न्यूज़ में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डार्क नेट। देखो क्या है कि हम जो भी चीज़ गूगल पर सर्व करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, गूगल पे हम देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, तो फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, या कुछ भी XYZ डाटा को हम क्या कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, और वो बिल्कुल फ्रीली एक्सेसिबल है हमें। तो ये वाला जो एरिया हो गया, इसे हमने बोला सरफेस वेब। ये बिल्कुल एक्सेसिबल है, सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक आइसबर्ग होता है, जितना वो सरफेस के ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा वो पानी के अंदर होता है, उस तरीके से ही हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट में अगर हम देखें डीप वेब को, तो डीप वेब का मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो आप गूगल पे डायरेक्टली सर्फिंग करके नहीं जान सकते। जैसे कि आपका बैंक के स्टेटमेंट्स हैं, आपको उसके लिए कोई लॉगिन पासवर्ड डालना पड़ेगा। हो सकता है आपका ईमेल्स हैं, आपके ईमेल्स के लिए भी आपको एक लॉगिन डालना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं कि आप डायरेक्टली सर्फिंग करके नहीं जान सकते, आपको उसके लिए कोई लॉगिन चाहिए, है ना। तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। हॉस्पिटल का डाटा हो सकता है, या किसी बैंक के डाटा हो सकता है, कोई लीगली कुछ डाटा है, तो ये सब आप डीप वेब में आएगा। लेकिन थर्ड आता है डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स चाहिए, जैसे कि TOR या फ्री नेट करके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। TOR का मतलब होता है द ऑनियन रूट। ऑनियन रूट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे एक IP एड्रेस होता है, आप इंटरनेट जब यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से, तो एक IP एड्रेस जनरेट होता है, और आपके सिस्टम का एक MAC एड्रेस होता है, ठीक है, ये सिस्टम का हो गया, या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस डेवलप हुआ। अब क्या हुआ कि अगर आप कुछ भी अपने इंटरनेट पे सर्व कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम और इंटरनेट का जो आपका IP एड्रेस है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सिस्टम से कहाँ बैठे आपने चीज़ें सर्फिंग करी। तो वो क्या होता है कि लोग ट्रैक करे जा सकते हैं इसके थ्रू। पर डार्क वेब में क्या होता है, इतने मल्टीपल लेयर्स होते हैं बीच में कि वहाँ तक पहुँच, जब जो हमारा इंटरनेट IP एड्रेस है, जो हमारा IP एड्रेस है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये नहीं पता लग पाता कि कौन आदमी है जो इस चीज़ का यूज़ कर रहा है। तो हमारे ना जो पर्सन है जो इसको यूज़ कर रहा है वो हिडन है, और वो एनोनिमस होता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होते हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, जो पब्लिक आवाज़ उठाती है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वहाँ ये कुछ पॉजिटिव कामों के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं डार्क वेब की जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, और हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम बन चुकी है। तो डार्क नेट की अगर इश्यूज़ को देखें, तो ऐसी बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ड्रग सेल हो रहा है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो सेल हो रहा है एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट का, लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, एनोनिमिटी है, तो कल्प्रिट को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि हम ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज में हो सकता है ट्रांजैक्शंस हो रही हों, या इनफैक्ट कोई और वर्चुअल XYZ करेंसी हो, पेमेंट्स हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम ट्रैक करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अगर कोई डार्क नेट यूज़ कर रहा है। तो जैसे ऑनियन की रिंग्स होती है ना, इसीलिए हमने इसको TOR बोला, ऑनियन रूट, क्योंकि ऑनियन की जैसे लेयर्स होती हैं, ऐसे ही कोई अगर हैकर आएगा
और उसको हैक करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारी रिंग्स हैं और उसको एक बार में हैक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू क्रैक, क्योंकि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका यूज़र्स का पूरा थ्रू आउट दी नेटवर्क है और इसको क्रैक करना हैकर के थ्रू, एक कन्वेंशनल हैकर के थ्रू बहुत मुश्किल है। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए? इंडिया ने हैकर्स को बोला कि भाई तुम हमारी हेल्प करो, है ना, और हम तुम्हें जो है इम्यूनिटी देंगे जो भी तुमने XYZ पहले पास्ट में कुछ क्राइम्स करे हो। तो चोर को यही बोल दिया कि चोर को पकड़ना है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये CSIR का एक इनिशिएटिव है कि डार्क वेब एक्टिविटीज़ को क्या करे, मॉनिटर करे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइबर डोम प्रोजेक्ट। UPSC इस पर ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या था। तो आप देख सकते हैं कि साइबर डोम प्रोजेक्ट कुछ साइबर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए है। तो ये एक लैब है, डार्क नेट लैब, जो साइबर डोम प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करा है जिन्होंने, और वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि साइबर मॉनिटरिंग करी जाए, साइबर क्राइम्स को रोका जाए। और ये केरला की पुलिस का इनिशिएटिव है। तो हम इसे कह सकते हैं वर्चुअल पुलिसिंग हो रही है, वर्चुअल पुलिसिंग हो रही है, इंटरनेट की मॉनिटरिंग हो रही है थ्रू आउट। और इस तरह से साइबर डोम प्रोजेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रीलिम्स में हो सकता है इस बार आ जाए। तो हमारा टॉपिक पहला था बिग डाटा, बिग डाटा हमने कर लिया है। और दूसरा टॉपिक था हमारा डार्क नेट। तो 2 टॉपिक करने के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है ड्रोन्स। अब ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स पर एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी डिस्कस करूंगा। ड्रोन्स में ह्यूमन पायलट नहीं होता, लेकिन वो एरियल व्हीकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो ड्रोन्स होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज पर होते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंगली। जैसे नैनो है तो 250 ग्राम से कम होगा, मतलब लेस और इक्वल टू 250 ग्राम्स। माइक्रो है तो 2 kg तक है। स्मॉल अगर है तो वो 2 kg टू 25 kgs है। और लार्ज वाला तो 150 kg से ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके के जो ड्रोन्स होते हैं बहुत लार्ज वाले, ये कहीं ना कहीं मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, अटैक करने के पर्पस से यूज़ होते हैं, ठीक है। या लार्ज अमाउंट ऑफ हैवी वेट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वहाँ यूज़ हो सकते हैं। और ये नैनो जो स्मॉल वाले हैं ये जनरली पर्सनल रोल के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर्सनल काम होता है, लोग अपने फ़न के लिए या अपनी सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो डिफेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है कि स्ट्राइक करनी है आपको दूसरी कंट्री में, दूसरे एरिया में, या अपनी कंट्री में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको इंसान नहीं भेजना है, सोल्जर्स नहीं भेजने हैं, पर वहाँ पर आपको सर्वेलेंस करनी है, तो आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, इस तरीके से रोल होते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो DRDO का रुस्तम है और USA का एक प्रीडेटर नाम का ड्रोन है जो इन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। लॉ एनफोर्समेंट मतलब क्राउड को मैनेज करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। अभी रिसेंटली हमने कोविड के टाइम्स में देखा है लास्ट ईयर कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ड्रोन्स का यूज़ किया ये देखने के लिए कि लोग अब मास्क को लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, और फिर उनका चालान भी काटे गए इस वजह से। एग्रीकल्चर में हम इंसेक्टिसाइड्स को ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं ड्रोन्स के थ्रू, और क्रॉप्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो अगेन हम वीडियोग्राफी के थ्रू क्रॉप्स को मॉनिटर कर सकते हैं। मिसलेनियस में आप ये है कि डिज़ास्टर में हो सकता है इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप ड्रोन्स के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी हैं। अब देखते हैं कि जनरल रूल्स क्या हैं ड्रोन्स को अगर आपको फ्लाई करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ UPSC आपको फंसाएगा वो ये है कि नैनो जो है, जो 250 ग्राम से कम है, वो बिल्कुल रेडी टू फ्लाई है। मतलब कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए, कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं चाहिए, उसमें कोई परमिट नहीं चाहिए, और रिमोट पायलट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि नैनो वाले में इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर हम माइक्रो वाला देखें 2 kg वाला, तो उस केस में एक डिजिटल स्काई करके वेबसाइट है बेसिकली गवर्नमेंट की, वहाँ पर जाके आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है, आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना पड़ता है अपने ड्रोन के लिए, लेकिन ऑपरेटर का परमिट नहीं चाहिए, ना ही आपको रिमोट पायलट का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। 2 दिन में इस तरीके के अप्रूवल मिल जाता है जो UIN नंबर होता है आपका डिजिटल स्काई पर, लेकिन आपको परमिशन तो लेनी होगी। ये मत सोचेगा कि आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, परमिशन आपको लेनी होगी, ठीक है। बट परमिशन लेना और इस तरीके के अप्रूवल्स लेने में डिफरेंस है थोड़ा सा, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं टाइम के साथ, तो न्यूज़ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई नया गवर्नमेंट ने किस तरीके से चेंजेस करे हैं इन चीज़ों में।
बाकी 2 kg से ज़्यादा बड़ा आपका अगर है ड्रोन तो आपको हर तरीके की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 दिन का टाइम आपको चाहिए होता है कहीं ना कहीं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। आपका एक तो ड्रोन का परमिट होता है और एक आपका जो ड्रोन चला रहा है उसका भी परमिट होता है। तो ह्यूमन का भी परमिट है जो ड्रोन चला रहा है और वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका भी लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस बनता है। ठीक है, तो हर तरीके की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर चाहिए। अगर आप देखें कुछ रेगुलेशंस जो इंडिया के थे, मिनिस्ट्री ने, सिविल एविएशन ने, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंट्रोड्यूस करे 2018 में, कुछ 2019 में भी आए थे, तो वो ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ यही थे कि आपका बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी और ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं लॉकडाउन में, तो वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी। लेकिन 2018 के जो रूल्स हैं आप देखो कि इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैंडेटरी है कि ड्रोन रजिस्टर हो, ठीक है। कौन सा एग्जेम्प्टेड है? नैनो वाला ड्रोन एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा, नो परमिशन टू टेक ऑफ। हर बार जब भी आप अपने ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हैं आपको हर बार परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार परमिशन ले ली फिर आप ड्रोन को चलाए जा रहे हैं। दूसरा यह है कि आप जो भी ड्रोन अपना यूज़ कर रहे हैं, उसको फ्लाई कर रहे हैं, वो लाइन ऑफ साइट में हो और सिर्फ दिन के समय हो और 400 फीट के एल्टीट्यूड पे ही हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको रात में यूज़ करें, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में आप खड़े हो और आपका ड्रोन यहाँ पर आईफिल टावर देख रहा है, ठीक है ना, तो ड्रोन आपका यहाँ पर आईफिल टावर देख रहा है, तो फ्रांस में जाके आप ड्रोन उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं करना, आपकी लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए ड्रोन, ठीक है। इनफैक्ट कंट्री में भी, ये तो कंट्री पार करने की बात हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस यू हैव परमिशंस। और उस ड्रोन में आप किसी ह्यूमन को कैरी नहीं कर सकते, किसी एनिमल को कैरी नहीं कर सकते, हैजार्डस सब्सटेंसेस को कैरी नहीं कर सकते। अभी लॉकडाउन के टाइम पर एक न्यूज़ आई थी कि क्या हम ड्रोन्स के थ्रू लोगों को मेडिसिन दे सकते हैं उनके घर में क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे, या हम उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो फूड वगैरह सेल करती हैं कि भाई लोग मार्केट तक नहीं आ पा रहे, तो क्या हुआ, हम ड्रोन के थ्रू फूड पैकेजिंग कर सकते हैं। जोमेटो या फिर कहीं ना कहीं जो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फूड सर्विसेज डिलीवरी करते हैं, उन्होंने बोला हम ड्रोन के थ्रू खाना दे देंगे। आदमी नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को मना किया क्योंकि ये अलाउड नहीं है, अभी अप्रूवल नहीं है। बट हो सकता है फ्यूचर में आपके घर, आपके छत पर ड्रोन से जो है जोमेटो सर्विसेज दे रहा हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। अब 3 तरीके की जोन्स बना दिए गवर्नमेंट ने। एक बनाई है रेड जोन, एक बनाई है येलो जोन और एक है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाती है आपको कि आप फ्लाई कर सकते हो, लेकिन येलो जोन में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप फ्लाई कर सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। कुछ टाइम लिमिट होगी, कुछ डे का लिमिट होगा। तो जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके अराउंड, या कोई रेलवे स्टेशन है, इस तरीके की जो हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर ड्रोन्स में परमिशन जो है थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। और फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया रेड जोन, मतलब आप राष्ट्रपति भवन के अराउंड तो आप उड़ा ही नहीं सकते ड्रोन, परमिशन ही नहीं है, मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा, आप हो सकता है कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अराउंड आप चाहते हो आपको ड्रोन उड़ाना है, तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी, वो रेड जोन है, वहाँ पे परमानेंट कोई भी परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से 3 तरीके की जोन्स होती हैं। अच्छा, और कुछ ये गाइडलाइन जो मैंने अभी डिस्कस करी थी 2019 की, जो नेशनल काउंटर रोज ड्रोन्स गाइडलाइंस थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। गाइडलाइंस ये थी कि फुल स्केल मॉडल और मिड स्केल और बेसिक मॉडल, 3 तरीके के मॉडल्स थे। मैंने अभी वैसे ऑलरेडी ये बात बता दी है। फुल स्केल मॉडल में ये था कि रेडार्स होंगे, डिटेक्टर्स होंगे और फुल मेजर्स लिए जाएंगे जब ड्रोन इसके आसपास अगर दिखता है तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ड्रोन इस तरफ आपका जाता है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा एकदम सब तरफ, और आपके ड्रोन को भी हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए कि आप विदाउट परमिशन किस तरह से यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो ये वो वाले मेजर्स हैं जो किसी तरीके के थ्रेट को अगर काउंटर करना है तो वो बताते हैं। तो मिड सेगमेंट ये बताता है कि भाई स्मॉल काउंटर्स हैं कि कुछ वार्निंग दी जा सकती है, हो सकता है कि आपको जो है आपके ड्रोन को जो है पकड़ लिया जाए, फिर हो सकता है उस पर आपको कोई फाइन लगे, ठीक है। जैसे कि कुछ पावर प्लांट्स हैं या ऑयल रिफाइनरीज हैं, उसके अराउंड आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम मेजर्स यूज़ करे जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और बेसिक मॉडल ये है कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके अराउंड कोई ड्रोन उड़ाता है तो उसके जो थ्रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लें अगर हमें ड्रोन दिखता है तो, ठीक है। लेकिन आप देखो फुल स्केल मॉडल में क्या है कि ड्रोन अगर दिखता है तो बिल्कुल सब तरफ डिटेक्टर्स होंगे, रडार्स होंगे, पूरे मेजर्स लिए जाएंगे कि उसको ड्रोन को एकदम कैप्चर कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। अब देखो न्यूज़ में था ड्रोन, 2019 सितंबर में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था ड्रोन, और 2020 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी अरमाको ड्रोन अटैक हुआ था
और वो क्लेम किया था यमन के हाउदी रेबल्स ने, और 2 इंस्टॉलेशंस थी सऊदी अरेबिया में, जिन इंस्टॉलेशंस को क्या किया था, ड्रोन से अटैक करके उड़ा दिया गया था। इसकी वजह से ऑयल के जो प्राइस थे वो भी बहुत ज़्यादा राइज कर गए थे और इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ था। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी 2019 की। तो आपको कोई भी साइंस एंड टेक में न्यूज़ आती है तो आप प्लीज़ इस तरह की न्यूज़ को ना इग्नोर नहीं करो, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। न्यूज़ में किसने किसको अटैक किया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये शब्द किस तरह से यूनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अटैक किया गया। अब अगर हम ड्रोन को पकड़ना चाहते हैं तो हम कैसे पकड़ेंगे? देखो, आप स्काई फेंसिंग कर सकते हो। आपको बिल्डिंग के आसपास कोई ड्रोन उड़ेगा तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसके सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे। या ड्रोन गन यूज़ कर सकते हो कि आप उससे जैम कर दें, ब्रिंग इट डाउन टू द ग्राउंड। लेजर्स यूज़ कर सकते हैं डैमेज करने के लिए कि हाई एनर्जी बीम से आपने ड्रोन को डैमेज कर दिया। या आप नेट फेंक सकते हैं ड्रोन के अराउंड, तो ऑब्वियसली फिर वो उड़ नहीं पाएगा। या बड़ा ड्रोन यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि वो छोटे ड्रोन को कैप्चर कर ले। ये नेट हो गया, ये किस तरह से लेज़र बीम हो गई, ये गन होती है, या आपने फेंसिंग कर दी है अपनी बिल्डिंग के अराउंड। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है ड्रोन्स। आई होप कि उस टॉपिक में आपने प्रीलिम्स और मेंस के रिस्पेक्ट में चीज़ें पढ़ ली होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक 3D प्रिंटिंग पर। बिल्कुल 3D प्रिंटिंग आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई बॉक्स ही मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, फिर आप वर्कर्स को बुलाएंगे, वर्कर्स बोलेंगे ये मुझे मटेरियल चाहिए, मटेरियल के साथ साथ आप कोई मशीन भी शायद यूज़ करें उसको शेप देने के लिए। और ऐसा करते हुए ना बहुत ज़्यादा मटेरियल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आपने क्या काम किया है कि इस तरीके की मशीन्स कंप्यूटर एडेड बनाई हैं जिसमें आप उस तरीके का मटेरियल लोड करते हो प्रिंटर के अंदर, और हमारे जो भी चीज़ें बनती हैं, घर बनता है या कुछ भी बनता है, वो लेयर्स में बनता है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, हमारी इनफैक्ट हम देखें बॉडी भी लेयर्स में है। तो अगर हम सक्सेसिव लेयर्स एक के ऊपर एक जोड़ते जाएं उन चीज़ों की जिन चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है कुछ बनाने के लिए, और अगर हम कंप्यूटर में ऑलरेडी उसका डिज़ाइन दे दें, तो वो चीज़ें धीरे धीरे मशीन से क्या होंगी, कंप्यूटर से मशीन में, प्रिंटर में प्रिंट होने लगेंगी और 3D फॉर्म में प्रिंट होंगी। जैसे कि आप मेटल यूज़ कर सकते हो, सिरेमिक, फाइबर, रेजिन, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, इस तरीके के मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। बस आपको कंप्यूटर को एडवांस में एक डिज़ाइन देना है, देखो मुझे इस तरह से चीज़ें बनानी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वेस्टेज जो है ना मटेरियल की, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। नॉर्मल तरीके से आप कोई चीज़ अगर बनाते हैं तो उसमें जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसकी वेस्टेज बहुत होती है। यहाँ पर आपकी वेस्टेज बहुत कम होगी। ठीक है, आगे चलें तो अगर हम देखें तो यूएसए का जो मार्केट है प्रिंटिंग का, 3D प्रिंटिंग का, वो सबसे ज़्यादा है 35%। लेकिन एशिया का 50% ऑफ द मार्केट चाइना ने कैप्चर करा हुआ है और 30% जापान और साउथ कोरिया 10%। तो अब क्या है कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे लीड करे, फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो आपके लिए एक पॉइंट मिल गया कि आप बोलो कि इंडिया को 3D प्रिंटिंग में भी कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना चाहिए, इसकी एक्सपर्टीज़ लोगों को देनी चाहिए ताकि हम इस ग्लोबल मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें 3D प्रिंटिंग में। अब 3D प्रिंटिंग का ना आप कहीं भी यूज़ समझ लो, कहीं भी, सब जगह इसका यूज़ है। जितना तुम सोच सकते हो, जो भी चीज़ बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप प्रिंटिंग से कर सकते हो। बस क्या है कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी शायद आपकी, है ना, ये इतना डिफरेंस आ सकता है। तो इसकी खास बात पहले देख लेते हैं। खास बात यह है कि एक तो कस्टमाइज है, कोई कहता है मुझे इस तरीके की शेप चाहिए, कोई कहता है मुझे नहीं लंबा चाहिए थोड़ा सा शेप, ये स्ट्रक्चर, कोई कहता है मुझे स्फेरिकल चाहिए। मटेरियल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो टॉयज़ इंडस्ट्री देख लो, डिफरेंट तरीके के टॉयज़ प्रिंट हो सकते हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये कि वेस्टेज जो है वो नेग्लिजिबल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर अब हम एग्जाम्पल भी देखें तो मेडिकल डिवाइसेस, खाने की चीज़ें, इनफैक्ट फूड भी प्रिंट कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल तो देना है। गेमिंग इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड भी 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इंजन के स्पेयर पार्ट्स, आपका जो है डिफेंस और स्पेस में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स, या फैशन और रिटेल की भी चीज़ें, टेक्सटाइल वगैरह भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। मोटर इंजन पार्ट्स, इसके लिए ये अभी 3D प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट एक मैं एग्जांपल और दूंगा कि बायोलॉजिकल ऑर्गन्स भी 3D प्रिंटिंग से प्रिंट हो चुके हैं। अगर इस तरीके का ऑप्शन आता है तो हमें ये टिक करना है कि बायोलॉजिकल ऑप्शंस भी
प्रिंट हो चुके हैं। इसका एक रीसेंट एग्जांपल था कि हार्ट को भी 3D प्रिंटिंग से प्रिंट करा गया है। बाकी तो फिर टॉयज़, ज्वेलरी, क्लोथिंग मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्लीज़ इस तरीके का आप एप्लीकेशन की फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं। पॉप एंड कल्चर में आप ये कह सकते हैं कि भाई कुछ स्टैचूज़ हैं जो एक एंशियंट कल्चर की हैं, उनको हम मिमिक कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग से। उनके डिफरेंट कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन बना के हम उनको प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। चैलेंजेस क्या है कि देखो स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसको यूज़ करने के कुछ पॉलिसीज़ इस तरीके की नहीं है, क्योंकि हमें डर है कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ होने लगे। मैंने अभी बताया कि हम बड़ी बड़ी एंशियंट मूर्तियों को या स्टैचूज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या उनकी सेलिंग शुरू नहीं हो जाएगी? और वो क्या हुआ है, फेक हुए ना कहीं, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट हुआ कहीं ना कहीं, 3D प्रिंटिंग से आपने निकाला हुआ है, बनाया हुआ है, वो ओरिजिनल पीस तो है नहीं। तो आपने उसकी जो है स्मगलिंग करनी शुरू कर दी या आपने उसकी सेलिंग शुरू कर दी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरा हो गया कि एक अडॉप्ट करने में एक हेजिटेशन सी है। मतलब एक बॉक्स बनाना है तो मैं स्टैंडर्ड तरीके से बॉक्स बना लूँगा ना 3D प्रिंटिंग से, और फिर चलो मैं बॉक्स वगैरह या मशीन के स्पेयर पार्ट्स तो यूज़ कर भी लूँ। ऑर्गन कौन है जो बोलेगा भाई प्रिंटिंग से निकला है ऑर्गन, यूज़ कर लो अपनी बॉडी में? तो लोगों के अंदर एक हेजिटेशन है। फिर ये भी देखा जा रहा है कि भाई जॉब लॉसेस होंगे कहीं ना कहीं। आप जब प्रिंटिंग ही कर लोगे, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी कुछ चीज़ों की, और छोटी छोटी चीज़ों की तो बंद हो ही जाएगी, तो लोगों का जो काम है वो जाएगा। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज है। जैसे मोस्ट ऑफ द 3D प्रिंटिंग मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो जब ये डाउन जाती है इंडस्ट्री, तो 3D प्रिंटिंग वाली इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं डाउन जाती है और लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज हो गया। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है 3D प्रिंटिंग का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है RFID टेक्नोलॉजी। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे ये देखो, ये एक बिग बाज़ार मार्केट या कुछ ऐसा है, और वहाँ पर देखो इस तरह से ना डोर्स लगे हुए हैं। तो हर कोई जो प्रोडक्ट है जिसके पैसे आपने अभी तक नहीं दिए हैं, जनरली उन प्रोडक्ट्स पे क्या होता है, एक RFID टैग लगा होता है। जब भी आप चोरी करते हो, मैं नहीं कह रहा आप चोरी करते हो, बट लेट अस सपोज कोई चोरी करता है और वो चोरी करके यहाँ से निकलता है, और चोरी करके जैसे निकलेगा तो ये क्या करेंगे, अलार्म कर देंगे कि नहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ से चोरी हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो RFID टैग उसके अंदर प्रोडक्ट में था वो डिटेक्ट हो जाता है इनडोर्स से, और वो डिटेक्ट होने के बाद वो अलार्म क्रिएट करता है। तो RFID टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि RFID जो टैग्स हैं वो एनकोडेड होते हैं, डिजिटल डाटा होता है उनमें, और स्मार्ट लेबल्स बोल सकते हैं उनको, और वो कैप्चर कर लेते हैं, बेसिकली सिग्नल्स होते हैं जो कैप्चर कर लेते हैं उनको, और एक उसके लिए रीडर चाहिए, तो डोर्स के ऊपर रीडर लगा होगा और RFID टैग्स प्रोडक्ट्स पे होगा। एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में तो इसका सबसे बड़ा रोल है। लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, कि आपने सामान यहाँ से यहाँ भेजा तो इस बीच में सामान चोरी तो नहीं हो गया। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एरर्स कम हो जाएंगे, क्वालिटी बढ़ जाएगी आपके सामान भेजने की, लेने की। फिर ट्रैकिंग है, अटेंडीज़, आपने एक 100 लोगों का एक प्रोग्राम रखा और उनकी अटेंडेंस 10 दिन का प्रोग्राम था और उनकी रोज़ अटेंडेंस लेना बहुत मुश्किल है, तो आपने उन्हें स्टिकर लगा दिया एक RFID टैग का, वो दरवाजे के अंदर घुसते हैं, उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली टिक हो जाती है। देन लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाएगा, तो सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएगा वो एग्जांपल तो मैंने आपको अभी दे दिया, और आपको रियल टाइम लोकेशन भी बता सकता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है। आपका जैसे रेलवे है, रेलवे भी कुछ इस तरीके का ना काम शुरू कर रही है कि इस तरह से ट्रेन जा रही है, और ट्रेन के साथ साथ जो पटरी पे यहाँ पर आपने कुछ ऐसे रीडर्स लगा रखे हैं RFID के। तो जैसे जैसे आपकी ट्रेन निकलती है, जैसे एक यहाँ है, एक ये 5 किलोमीटर बाद है, फिर अगला 10 किलोमीटर बाद है, तो जैसे जैसे आपकी ट्रेन निकलती है तो आपके ट्रेन के जो भी बोगी है वो पास होगी, बोगी में आपको पता है सामान क्या है, तो वो ट्रैक होता रहेगा। इससे कहीं ना कहीं कोल जा रहा है या कहीं ना कहीं पेट्रोल जा रहा है कहीं से कहीं, तो उसकी चोरी ना हो, बीच में ट्रेन में कुछ ऐसा मैनिपुलेशंस ना हो, इस तरह से चीज़ें आप कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं। ओके, अगर हम डिफरेंसेस देखें RFID, ब्लूटूथ और नियर फील्ड टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो मैंने अभी दिखा दिया था आपको पीछे, नियर फील्ड पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नियर फील्ड है ना, तो देखो आप 10 सेंटीमीटर इसकी रेंज है, मतलब आप अपने कार्ड को मशीन के पास लेके आते हो और आपके पैसे कट जाते हैं। पहले हम इसको स्वाइप करते थे, यहाँ से हम इसको स्वाइप करते थे, अब इसको हम बस ऊपर से दिखाते हैं और हमारे पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो मॉल्स वगैरह में क्या होता है कि जब क्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो लोगों को फ़ायदा होता है।
तो नियर फील्ड टेक्नोलॉजी कौन सी वेव्स को यूज़ कर रही है? रेडियो वेव्स। तो आप देखो तीनों ही रेडियो वेव्स को यूज़ कर रही हैं। अगर यूपीएससी आपको इन तीनों को कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है रेडियो वेव्स तीनों में ही यूज़ हो रही हैं। रेंज सबसे ज़्यादा आरएफआईडी की है, सबसे कम नियर फील्ड की है। बिल्कुल सिक्योर पेमेंट्स के लिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पर। ये वायरलेस हेडसेट के लिए आपको पता है कि आपको मोबाइल से कैसे आप ईयर्स में लगा के अपना आराम से बातें कर सकते हैं, एग्जाम्पल है। और इन्वेंट्री कंट्रोल मैंने यहाँ बता दिया है। अब आरएफआईडी और नियर फील्ड में दो चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये वन वे कम्युनिकेशन है आरएफआईडी, लेकिन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन है। कैसे? पहले तो कार्ड का डाटा मशीन में जाएगा, मशीन उस कार्ड को ऑथेंटिकेट करेगी और फिर मशीन जो है सिग्नल वापस कार्ड को देगी और पैसे डिडक्ट होंगे। टू वे है। लेकिन आरएफआईडी में क्या होता है, आपका एक टैग है और वो टैग बस रीड हो जाएगा किसी इक्विपमेंट से। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नियर फील्ड कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कि ऑनलाइन कंटेंट ऐप, डॉक्यूमेंट सेंड करना, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मैंने बता दिया अभी ऑलरेडी, और कुछ कॉन्टैक्ट्स को ट्रांसफ़र करना इधर से उधर। तो आप देख रहे हैं मोबाइल टू मोबाइल भी ट्रांसफ़र नियर फील्ड से हो सकता है। इसी से रिलेटेड टॉपिक है जो लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में था, फास्टैग। फास्टैग क्या थे कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तो पहला ये स्टेटमेंट हो गया कि किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। होता क्या है कि आपकी कार है, आपकी कार टोल बूथ पे आती है, तो आपकी कार के ऊपर ना एक इस तरह से स्टिकर होता है, ये रहा स्टिकर, और स्टिकर पर एनपीसीआई लिखा होता है। मैं बताऊंगा अभी क्यों, ठीक है। तो आपका बैंक जो उससे एसोसिएटेड है और आपका जो कोड हो गया। तो जो आपका कार है वो दूर से ऐसे आ रही है, तो जो टोल बूथ है यहाँ पर उस पर एक आरएफआईडी रीडर होगा। वो आपकी आती हुई कार की विंड स्क्रीन पर देख लेगा कि कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में आपको टोल देने के लिए पैसे हैं या नहीं है। पैसे हैं आपके अकाउंट में तो वो यहीं से आपके जो भी अमाउंट होगा वो डिडक्ट कर लेगा, और डिडक्ट करके आपकी कार पास हो जाएगी, पैसे अपने आप कट जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, जैम नहीं लगेंगे किसी भी तरीके के, है ना, और लोगों को भी सुविधा रहेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसको ना हाईवेज वगैरह पे बहुत कंपलसरी कर दिया था लास्ट ईयर, और बहुत न्यूज़ में था ये। एक बार फिक्स करना है आपको अपनी स्क्रीन पर व्हीकल की, और वो एक्टिव रहेगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हो और कैश अपने आप कट जाएगा। तो ऑटोमेटिक डिडक्शंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एनपीसीआई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या रोल है। तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया है एनपीसीआई ने। और इसको यूज़ कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है? आंसर है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको ना उल्टा कर देगा और वो बोलेगा डेवलप किया है एनएचएआई ने और यूज़ कर रहा है एनपीसीआई। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना, इसका एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा लोगो यहाँ पर फास्टैग के स्टिकर पर है, इसको बनाया उन्होंने है। लेकिन इसका एप्लीकेशन एक हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ हाईवे पे हम गाड़ियों को आगे से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है टेक्सागर। टेक्सागर एक ऑनलाइन पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट ने मतलब इन्होंने लॉन्च किया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया। अब मान लो एक पोर्टल है, उस पोर्टल में मैंने जितनी भी साइबर टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड लोग हैं, एकेडमिक्स में जो लोग हैं, एकेडमिशियन, या हमारे जो है कंपनीज़ हैं बहुत सारी जो इस तरीके के प्रोडक्ट बेचती हैं या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उस सब की एक लिस्ट बना दी। कल आपने काम शुरू किया और आपने बोला कि मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आप कुछ नहीं है, इस पोर्टल को ओपन करेंगे, वहाँ डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एकेडमिक्स जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो भी हैं, और डिफरेंट एरियाज़ के लोग हैं, और 25 टेक्नोलॉजीज़ आप कहीं ना कहीं यहाँ इंक्लूड करते हो, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है। तो आप उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि किसको मैं अप्रोच करूं। तो टेक्सागर किसने बनाया, और ये एक लिस्ट है टेक्नोलॉजीज़ की साइंस एंड टेक में, इतना पता होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप अपने मेंस के आंसर में भी कहीं ना कहीं यूज़ करके आ सकते हैं कि इंडिया ने साइंस एंड टेक में क्या डेवलप किया है। तो आप कहेंगे कि एक पोर्टल डेवलप किया है टेक्सागर नाम का, आप इसको अपने मेंस के आंसर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी रिक्वायर्ड हो। बाकी ये दो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके की हैं, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल है, नॉन प्रॉफिट है, साइबर स्पेस सेफ रहे इसके लिए सेटअप करा गया था, और सेटअप किसने किया था? नासकॉम ने किया था। या नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस है, तो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो साइबर सिक्योरिटी मैटर्स को डील करते हैं। सो दैट्स इट।
तो अब क्वेश्चन देखें तो नियर फील्ड टेक्नोलॉजी पे 2015 में क्वेश्चन पूछा कि कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन है, तो ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। ये डिज़ाइन करा गया डिवाइसेस के लिए और ये 1 मीटर की दूरी पे भी पता कर लेता है। तो अब बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, बताया हुआ है 10 सेंटीमीटर रेंज थी, क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर, तो 2 इज़ रॉन्ग, मतलब ये आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज एनक्रिप्शंस, तो एनक्रिप्शंस तो है ही ना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, सो 3 इज़ राइट। तो आंसर हमारा हुआ 1 and 3। 2018 में पूछा कि एप्लीकेशन बता दो 3D प्रिंटिंग की। आप देखो क्या हम बायोनिक ईयर्स, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स बना सकते हैं, तो आपको ये बात पता है कि ये बना सकते हैं, 2 इज़ राइट। कन्फेक्शनरी आइटम्स बिल्कुल बना सकते हैं। हम सर्जरिकल मशीन्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव मटेरियल बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग कर सकते हैं डाटा टेक्नोलॉजीज़ की, कहीं ना कहीं ऑटोमोटिक इंडस्ट्री में तो बहुत रोल है, तो 3 तो आपको पता ही होना चाहिए था। आप बोलते ये तो आंसर है ही नहीं, और आप बोलते कि ऑर्गन्स भी बना सकते हैं, तो अगर 2, 3 बोलते तो आपका एक ही आंसर निकल के आता डी। इवन इफ आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता होते तो आप फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। लास्ट ड्रोन्स वाला क्वेश्चन है, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था कि क्या ड्रोन पेस्टिसाइड्स और क्रॉप्स में स्प्रे कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही था। क्या हम वॉल्केनोज वगैरह के क्रेटर्स को, एक्टिव वॉल्केनोज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंसान नहीं जा पाएगा, पर क्या कर सकते हैं, हम ड्रोन को वहाँ भेज सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि क्या हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीप वाटर में जाके डीएनए के एनालिसिस का सैंपल ले सकते हैं, जैसे इसने वेल का एग्जाम्पल लिया था, तो उसके ब्रेथ सैंपल ले सकते हैं, तो ठीक है ना, ड्रोन जाएगा वहाँ जाके उसके ब्रेथ के सैंपल्स ले सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आंसर वॉज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस के हैं, जहां साइबर डोम प्रोजेक्ट पूछा 2019 में, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में पूछा 2015 में, और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पूछा 2013 में। तो साइबर डोम प्रोजेक्ट तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में ही लॉन्च हुआ था, तो इसलिए ये पूछा गया। यहाँ पर क्या था कि गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स, इलेक्ट्रॉनिकली जो है कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो लोगों को अवेलेबल होंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंक्रीज़ करती हैं। उसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात भी करते हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ सकता था। भारत नेट आप यहाँ पर लिख सकते थे, भारत नेट प्रोग्राम। देखो यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, फार्मर्स कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फार्मर्स इस तरीके से प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको बेटर प्राइजेस मिलेंगे। आपको ये भी पता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र भी हो रहा है उनको। सोशल मीडिया की जो नॉलेज है वो भी उनको मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस डिजिटाइजेशन। ठीक है, तो नॉलेज उनको मिलेगी। देन एफिशिएंट फार्मिंग हो सकती है, एफिशिएंट फार्मिंग। इनफैक्ट आपको पता है कि बैंकिंग सिस्टम भी भीम ऐप वगैरह हम है, और वो भीम ऐप से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं फार्मर्स। ठीक है, PM जन धन योजना को आप यहाँ पर बचा सकते थे। तो ये वाले पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे। फिर गवर्नमेंट ने बेसिकली इसके लिए क्या स्टेप लिए हैं कि ई-नैम, दूसरा एग्रीकल्चर मार्केट ऐप बनाई है गवर्नमेंट ने, एग्री मार्केट ऐप। ठीक है, भारत नेट मैंने आपको बता ही दिया है, 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो वहाँ पर अगेन फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा, वो कम्युनिकेट बहुत ईजिली कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया हाईवेज़ जो हैं, ब्रॉडबैंड हाईवेज़ की बात हो रही है, तो ये हाईवेज़ भी अगर डेवलप होंगे तो जो भी फार्मर्स अपना सामान बेचेंगे वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप ई क्रांति का भी लिख सकते हैं, ई क्रांति भी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। सो दीज आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स, आप इस तरह से आंसर को बना सकते हैं। 3D टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, तो ये मैंने आपसे तो ऑलरेडी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख ही सकते हैं कि बता ही दिए हैं आपको क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक यहाँ पूरी तरह ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो सिंप्लीफाई सिविल्स आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा है प्रीलिम्स और मेंस रिस्पेक्ट में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको प्लीज़ ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स जो भी रहेंगे हमारे चैनल के वो मिलते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।